हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें ये करना है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक आयताकार भूखंड दिया है। भूखंड का मतलब क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। वो कैसा है, आयत के आकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भूमि का टुकड़ा बना लेते हैं आयताकार। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक भूखंड है जो आयताकार है, यानी कि भूमि का टुकड़ा है। आगे इसमें क्या कहा है हमें, जो इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई की यहाँ पर बात की है, क्षेत्रफल की लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, क्यों मान रहे हैं चौड़ाई, क्योंकि हमें जो लंबाई दी है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई मान लेंगे x मीटर। जो इसकी ये चौड़ाई है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, x मीटर। हम यहां पर लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान रहे हैं, x मीटर। ठीक है, और जो इसकी लंबाई है, लंबाई हम क्या मानेंगे, इसकी आयताकार भूखंड की लंबाई हम क्या मान, यहां पर हमें दी हुई है लंबाई क्या है, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई के दो गुना, ये हो गया, ये चौड़ाई है, चौड़ाई का क्या हो गया, दो गुना, उससे एक अधिक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, आयताकार भूखंड की लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, ये देखो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर लिखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हो, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता है, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल यहाँ पर, इसकी जगह पर मैं क्या क्या रख सकता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये रख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर के। और हमारे पास लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1 है, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, x है, गुणा में x बराबर 528। अब हम क्या करेंगे, x की गुणा अंदर करेंगे। x की गुणा अंदर करते हैं यहाँ पर 2x के साथ, तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x की घात 1 यहाँ पर है और एक घात ये है, इसके साथ गुणा होगी तो गुणा करते हुए घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। x गुणा x करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनता है। उसके बाद हमारे पास प्लस का निशान है, 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो x आएगा बराबर 528। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 528 को इस तरफ लेकर के आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये हो जाएगा इस तरफ आकर के 528, और ये बराबर है, और उस तरफ की क्या कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा था, जो ये द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है।
तो हमें बस इतना ही करना था, इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। यानी इस जो हमें एक क्वेश्चन दिया था इसका सिर्फ द्विघात समीकरण बना करके दिखाना था। अगर आप इसको सोल्व करना चाहे, हल करना चाहे, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। बहुत ही आसान है इसको हल करना, क्योंकि हमने जो पीछे गुणनखंड विधि पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, तो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट ये हमें दिया है। क्या दिया है दूसरे के सेकंड पार्ट में? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वो पूर्णांक क्या है। क्या दिए है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम में। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। देखो, हमारे पास पूर्णांक क्या होते हैं, आपको पता होगा। पूर्णांक हमारे पास होते हैं, ये संख्याएं होती है, ऐसे बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, ये संख्याएं होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है। क्रमागत का मतलब क्या है? क्रम में है, यानी एक के बाद एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इस तरीके से ये क्रम में चल रही है। ठीक है। तो ये जीरो से आगे जोन सी हमारे पास संख्याएं होती है, ये बहुत सारी, इनको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो ये संख्याएं होती है जीरो से ये छोटी होती है, इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक, यानी कि माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला था, तो ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, यानी कि ये संख्याएं लेनी है। और ये हमें कैसे लेनी है? क्रमागत लेनी है, यानी कि क्रम में लेनी है, एक के बाद ये और उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से लेनी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक संख्या यहाँ से उठा ली और उसके बाद एक संख्या यहाँ से और उसके बाद एक संख्या यहाँ से, ऐसे नहीं लेनी, हमें क्रम में लेनी है। यदि आप पहली संख्या 2 ले रहे हो तो अगली संख्या क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। अगर आप एक संख्या 3 ले रहे हो तो उससे अगली क्रमागत पूर्णांक कौन सा होगा? 4 होगा। ऐसा नहीं कि आप 6 उठा लो, 7 उठा लो, सिर्फ क्रम में लेनी है, यानी कि एक के बाद एक, इस तरीके से। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं। हमें क्या दिया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 306 दिया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना पहला पूर्णांक x है, और उसके बाद क्या मान रहे हैं? दूसरा पूर्णांक, क्रमागत दूसरा पूर्णांक x + 1। यानी कि देखो, यदि आपके पास ये पहली संख्या 1 है, x के स्थान पर यदि आप 1 रखते हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 होगी, यानी कि 1 के अंदर आपने 1 जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से आपने इन संख्याओं को लेना है। ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास पहला पूर्णांक x है, और दूसरा पूर्णांक क्या हो गया? x + 1। और आगे इसने क्या दिया है? इनका गुणनफल दिया हुआ है 306। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि दो पूर्णांकों का गुणनफल, जो पूर्णांकों का हमें गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306। यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल, ये क्रमागत पूर्णांकों का, आप यहाँ पर लिख सकते हो क्रमागत पूर्णांकों गुणनफल। ठीक है। तो पहला कौन सा है हमारे पास? क्रमागत पूर्णांक x है, गुणनफल का मतलब गुणा ही होता है। और दूसरा कौन सा है? x + 1। इन दोनों की गुणा किसके बराबर है? 306 के। उसके बाद x ही गुणा x के साथ करते हैं अंदर, तो कितना बन जाएगा? x का स्क्वायर, x की घात 2, x की गुणा x के साथ करोगे तो एक घात ये होती है और एक घात ये होती है, तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, 2 हो जाएगी, x ये ऐसे का ऐसा। ठीक है। एक्स स्क्वायर, निशान किसका है? प्लस का, तो हमने निशान प्लस का लगा दिया। x की गुणा 1 के साथ होगी तो कितना आएगा? x ही आएगा, बराबर 306। अब इस 306 को इस तरफ लेकर के आएंगे, x का स्क्वायर प्लस x माइनस
306 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। इसको आप सोल्व कर करके ये दोनों पूर्णांकों की वैल्यू निकाल सकते हो, इनका मान क्या होगा, इस तरीके से। तो इसने सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, इनको निरूपित करना है या लिखना है। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, रोहन की आयु मानेंगे। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। रोहन की माँ की आयु, की माँ की वर्तमान आयु उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो x में हम 26 जोड़ देंगे, क्योंकि इसने यहाँ पर क्या बोला है, जितनी रोहन की आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन की आयु 10 वर्ष होती तो इसकी माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी होती, यहाँ पर x की जगह 10 रखते, 10 प्लस 26 कितने हो जाते, 36। रोहन की आयु यदि 10 वर्ष है तो इसकी माता की आयु 36 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से ये इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में 26। उसके बाद क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद की बात बोली है इनने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद। यदि किसी व्यक्ति की आयु अब 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसके अंदर 5 वर्ष जुड़ जाती है। ठीक है, 5 वर्ष जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष, ये हो जाएगी तब उसकी आयु। यदि बाद, ये क्या बोल रहा है, बाद में, यानी कि अब उसकी आयु यदि 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15, यानी कि 5 जुड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु कितनी होगी, इसके अंदर 3 जुड़ जाएगा, रोहन की आयु x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 वर्ष इसके अंदर जोड़ना है, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस, ये 26 है, 26 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 26 प्लस 3 29 वर्ष, 29 हो गया। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, आयु का प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, रोहन और रोहन की माता की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360। रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 यहाँ पर रखेंगे, और माता की आयु कितनी है, x प्लस 29, बराबर किसके हो जाएगा, 360 के। अब आप इसकी गुणा करो, अंदर x की गुणा x के साथ होगी, उसके बाद 29 के साथ होगी। x की गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक घात यहाँ पर है और एक घात यहाँ पर है, x की गुणा x के साथ करते हैं तो x की घात 2 आ जाती है, x की घात 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है, x की घात 2। उसके बाद x की गुणा 29 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x। x की गुणा यदि आप 29 के साथ करते हो तो 29x आ जाएगा, फिर निशान प्लस का, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा x के साथ करेंगे, उसके बाद 3 की गुणा 29 के साथ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने गुणा करनी है। 3 की गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3 की गुणा यदि आप x के साथ करते हो तो 3x बन जाता है। ठीक है, अब 3 की गुणा यदि आप 29 के साथ करोगे, निशान देखो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, गुणा करते समय प्लस 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 बन जाता है,
तो कितना बन गया, 3 की गुणा 29 के साथ करोगे कितना बनेगा, ये 87 बन जाएगा। 30 60 90, 90 में से 3 माइनस करेंगे 87, तो ये 29 थी, 87 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 87 बन गया बराबर 360। अब इस 360 को हम इस तरफ लेकर के आएंगे, ये एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना बन गया, 29 और 3 32, साथ में ये x है प्लस 87 और ये है 300 माइनस 360, ये 360 इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा और दूसरी तरफ प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हमारे पास कितना बनेगा, 360 में से आप 87 को माइनस करते हो, 10 में 7 गए हमारे पास 3 और ये 5, 5 में से 8 गए हमारे पास 7 और ये बचेगा 2, 273 बन जाएगा माइनस 273 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आएगी, द्विघात समीकरण आ गई। तो हमने सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो ये आ जाएगी। ठीक है, जितना हमें बोला है हम सिर्फ उतना ही सोल्व करेंगे। अगर हमें आगे सोल्व करना होता तो ये आगे यहाँ पर बोलता, ना कि ये कहता कि ये सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में बस इतना ही होगी। इसको आप आगे भी सोल्व करके रोहन की आयु भी निकाल सकते हो। यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर रखोगे, तो वहाँ से आपको रोहन की वर्तमान आयु और उसकी माता की, रोहन की माता की वर्तमान आयु मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये है km का मतलब किलोमीटर और h का मतलब हावर, हावर का मतलब घंटा, यानी किलोमीटर पर घंटा है, ये कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, क्या मान रहे हैं, x किलोमीटर पर घंटा, यानी कि x किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है, कोई भी रेलगाड़ी है उसकी चाल यानी कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर चलती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये हो गई मान लो कोई रेलगाड़ी। ठीक है, इस तरीके से ये मान लो ये हमारे पास कोई रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर, 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है ये। इसने क्या बोला है, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि हमें कुल दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी 480 किलोमीटर हो गई, चाल ये है और दूरी ये है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय किसके बराबर होता है, दूरी के, ये होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समय का फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से समय का फार्मूला क्या होगा, ये दूरी और ये चाल क्या हो जाएगा, दूरी के बट्टे में चला जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तब हमारे पास समय के कितना आएगा, समय आ जाएगा, ये दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और ये चाल हमारे पास कितनी है x किलोमीटर पर घंटा। इस समय को मैं क्या बोल रहा हूँ, t1 बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ t1, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये समय हो गया हमारे पास t1 480 बटे x, ये फार्मूले से आया। यहाँ से दूरी 480 किलोमीटर थी और चाल इसकी कितनी थी, x किलोमीटर। अब देखो आगे इसने क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब चाल 8 किलोमीटर पर
घंटा कम होती है तब चाल क्या रहेगी? तब चाल हमारे पास कितनी रहे? पहले चाल हमारे पास कितनी थी? x किलोमीटर पर घंटा। अब कितनी हो गई? 8 किलोमीटर कम हो गई, ये हो गई कम। ठीक है, तब हमारे पास समय क्या रहेगा? उसको मैं t2 बोल रहा हूँ। ये हमारे पास t1 समय था, इसको मैं t2 समय बोल रहा हूँ। दूरी तो हमारे पास इतनी ही रहेगी। इस फार्मूले से दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। अब हमारे पास चाल कितनी हो गई? x माइनस 8, ये हो गई। ठीक है, एक समय हमारे पास ये हो गया और एक समय ये हो गया। जब चाल x किलोमीटर पर घंटा थी तब समय कितना लग रहा था? ये t1 समय। जब अब चाल जो है कम हो गई, होने की वजह से अब समय कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। पहले समय कम लग रहा था तो अब समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसने आगे कितना क्या बोला है? तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। इसने 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। पहले समय कम ले रहा था और अब समय ज़्यादा ले रहा है क्योंकि यहाँ पर चाल कम हो गई। तो इसने यही बोला है। देखो, 480 बटे में x माइनस 8, इसमें से माइनस करेंगे ये 480 बटे x। क्यों कर रहे हैं माइनस? पहले समय इसको कम लग रहा था क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा थी। अब इसकी चाल कम हो गई, कम होने की वजह से समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या है? समय ही तो है, ये t2। ये हमारे पास क्या है? t2 है, ये समय है। अब समय ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा समय में से ये हमारे पास क्या है? समय कम यहाँ पर समय कम लग रहा था तो ज़्यादा समय में से माइनस करेंगे जो हमारे पास कम समय है। कितना कम समय लग रहा है? तो इसने बोला है 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 घंटे, यानी कि ज़्यादा समय में से ये इस समय को माइनस करेंगे तो ये कितना अधिक समय लग रहा है? 3 घंटे। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे नहीं करना चाहे, अलग तरीके से करना चाहे, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले समय कितना लग रहा था? 480 बटे x, यानी कि t1 समय लग रहा था, ये हो गया। अब समय कितना लग रहा है? 480 बटे x माइनस 8। इतना समय तो लग रहा है, साथ में इसने बोला है 3 घंटे और अधिक समय लग रहा है। पहले तो इसको इतना समय लग रहा था, ये 480 बटे x, ये हमारे पास समय ही है। ये देखो यहाँ पर t1, यानी कि दूरी बटे चाल, ये हमारे पास क्या है? समय। पहले जब x किलोमीटर की चाल से चल रही थी तो इतना समय लग रहा था। अब जो चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होने की वजह से समय अब कितना लग रहा है? इतना लग रहा है, प्लस में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि ये दोनों समीकरण आपस में क्या है? बराबर। यानी कि ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। बराबर होने की वजह से जब मैं इसको इस तरफ लेकर के आऊँगा, तो पहले हमें कितना समय लग रहा था? पहले हमें 480 बटे x कर रहे थे तो इतना समय लग रहा था। तो ये देखो, तो ये +3 यहाँ पर आएगा इस तरफ। अब जो है इसकी चाल कम होने की वजह से अब समय कितना लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर 3। यानी कि आप इसको यहाँ से काटो, बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब समय इतना लग रहा है। ठीक है, पहले समय कम लग रहा था, अब चाल कम हुई, उसकी वजह से समय कितना लग रहा है? 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको उस तरफ लेकर के जाते हैं तो 480 बटे ये x माइनस 8 और ये दूसरी तरफ जा कर के माइनस का हो जाएगा, 480 बटे x हो जाएगा बराबर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास समीकरण बनेगी। अब इसको हम आके सोल्व किस तरीके से करेंगे? देखो, ये वैल्यू भी अलग है हमारे पास, ये वैल्यू भी अलग है। इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे और इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे और नीचे हम क्या करते हैं? इन दोनों की गुणा करके लिख देते हैं। कैसे करेंगे? देखो, इन दोनों की गुणा नीचे करेंगे, x की और x माइनस 8 की। ठीक है, इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 480 x, यहाँ पर हो गई निशान ये माइनस का,
अब यहाँ पर देखो 480 की गुणा यहाँ पर होगी x माइनस 8 के साथ, ये x माइनस 8 और ये 480 बराबर 3। ठीक है, जब आप इसको इसकी गुणा यहाँ पर करते हो तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनेगा 480x और ये 480 की गुणा यहाँ पर होगी तो माइनस 480, ये 480x यहाँ पर बनेगा, ये 480x और माइनस की गुणा अंदर होगी तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस की गुणा यहाँ पर होगी, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और ये 480 की गुणा यहाँ पर 8 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 0, 8 की गुणा 8 के साथ 64, यानी 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये हो गया बराबर। इसकी गुणा यहाँ पर होगी 3 और इसकी गुणा अंदर करते हैं तो कितना बनेगा x का स्क्वायर और x की गुणा माइनस 8 के साथ तो ये 8x, इन दोनों की आपस में गुणा करने के बाद ये आता है और इसको फिर मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो ये बन जाता है। ठीक है, 480 से 480x कट जाएगा, तब हमारे पास कितना बचा, ये बच जाएगा ये 3840 बराबर 3 की गुणा अंदर करेंगे तो 3x का स्क्वायर, ये माइनस 3 की गुणा 8 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 24, साथ में x है तो x। इसको मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जा करके माइनस का हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3840 और इसको बराबर 0, तो इसको आप इस तरफ लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, तब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बनेगी। इसको आपने इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, हमें क्या करना था, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी थी तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण निकल के आती है। सिर्फ हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए या लिखिए तो हमारे पास ये आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।